हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 10 जून 2020 की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है और एडिटोरियल है वो सारा कुछ हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टॉप हेडलाइन देखेंगे जिसमें AIR न्यूज़ हम देखेंगे, देन एडिटोरियल हाउ टू बी फ्रेंड्स इन डीड। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है इंडिया और नेपाल के रिलेशन से रिलेटेड है। देन राइटिंग अ रॉन्ग में जो है जो अफ्रीकन अमेरिकन है जॉर्ज फ्लॉइड, तो उनकी डेथ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देन आपने क्या किया, तो ये जो CM और PM की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, व्हाट हैव यू डन। देन NCW अभी न्यूज़ में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है अभी एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई थी, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल स्टाफ है उन्होंने मना कर दिया था, एम्बुलेंस नहीं थी अवेलेबल, और चाहे वो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, मैक्स, फोर्टिस एंड ऑल, तो सभी ने डिनाइल मोड में। तो NCW ने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को बोला है कि इसमें इंटरवेन करना चाहिए, है ना, तो ये देखेंगे। देन असम में जो ऑयल स्पिल हुआ है, गैस स्पिल हुआ था, फिर ऑयल स्पिल, तो ये सब हम देखेंगे, है ना। और ऑयल मतलब जो एक कंपनी है उसमें ये हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है IOES स्कीम क्या होती है वो देखेंगे। देन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सेज इंडिया इज़ इन मच बेटर प्लेस देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन COVID-19 कंटेनमेंट। हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम्स डिप्लॉयड इन 15 मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स UTs टू कंटेन COVID-19. Prime Minister Modi to holds telephonic conversation with Philippines President on step to tackle COVID-19 pandemic, strengthen bilateral ties, ठीक है। Then government extends validity date of motor vehicle documents till September 2020 due to COVID-19. And Delhi LG Anil Baijal holds all party meeting over COVID-19 situation in national capital. NCW chairperson, ठीक है, रेखा शर्मा इनका नाम है। NCW के chairperson का क्या नाम है, रेखा शर्मा, writes to Union Health Minister on denial of treatment to pregnant women, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रही थी। The commission has urged the health minister to intervene in the matter and it has also requested the Union Health Ministry to issue a direction to health departments of every state कि हर एक स्टेट में और हर एक केंद्र शासित प्रदेश को ये इंश्योर करना होगा कि वहाँ पे नॉन कोविड एम्बुलेंस सर्विसेज का एलोकेशन हो, सेपरेट बेड्स का एलोकेशन हो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि शी ऑल्सो अर्ज टू हैव अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड देयर न्यू बॉर्न बेबीज। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में देख लेते हैं। तो इट वॉज सेटअप एज स्टैटूटरी बॉडी इन जनवरी 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 का था तो उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए ये क्या है, स्टैटूटरी बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सांविधिक निकाय, ठीक है। संवैधानिक और सांविधिक उसमें सबको डिफरेंस पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैटूटरी। एंड इट्स मिशन टू इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स enabling women to achieve equality and equal participation in all spheres of life by securing her due rights and entitlements through suitable policy and formulation legislative measure. और फंक्शंस क्या होते हैं कि जो भी मतलब वुमेन की सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स होते हैं तो उनको रिव्यू करना, और कुछ भी जो भी रेमेडियल जो लेजिस्लेटिव मेजर होते हैं उनको रेकमेंड करना, जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुनना, एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन, ठीक है। महिलाओं से संबंधित जो भी हैं उनको क्या करना, सरकार को एडवाइस करते रहना। अब द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बॉम्बे हैज़ बीन रैंक्ड एज इंडियाज़ टॉप यूनिवर्सिटी अमंग टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एक जो रिलीज़ हुई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज़ हुई है, तो इसमें जो मुंबई है, ठीक है, इसको क्या बोला गया, इंडियाज़ टॉप यूनिवर्सिटी अमंग 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एंड जो दो बाकी के इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के टॉप 200 में, वो है IIS बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर, एंड IIT दिल्ली, तो ये है। एंड द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन 6 इंडिकेटर्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से वो 6 इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई है। तो सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर रैंकिंग दी जाती है तो उसका एकेडमिक रेपुटेशन क्या है वो देखते हैं। दूसरा एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है, साइटेशन पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, कंपाइलर्स ऑफ द रैंकिंग सेट, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें मेजर की जाती हैं, ठीक है, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का रेशियो क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी की रेशियो क्या है। एंड IIT बॉम्बे इज़ रैंक्ड 172, ठीक है, 172 जो है IIT बॉम्बे की रैंक है। और IISc जो साइंस जो बेंगलोर है उसके 185th एंड IIT दिल्ली एज 193rd प्लेस, ठीक है। अ टोटल ऑफ 21 इंडियन हायर
education institutes are in the top 100,000 and IISc is ranked as India's best research university. ठीक है, तो ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी की रैंक दी गई है वो IISc को ही दी गई है विद अ स्कोर ऑफ 100 ऑन द साइटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर्स. ठीक है, तो ये है. एंड अदर IITs इन द टॉप 500 आर मद्रास को 275, IIT खड़गपुर को 314 एंड IIT कानपुर को कितनी मिली है 350 एंड IIT रुड़की को 383 एंड गुवाहाटी को मिली है 470. ठीक है, तो ये है, ये 500 में ही आ रही है वैसे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपाइलर्स ऑफ द रैंकिंग्स द इंडियन हायर एजुकेशन परफॉर्म्स मोस्ट स्ट्रांगली इन मेजर्स. तो हमने मतलब जो रिसर्च क्वालिटी है ना, क्योंकि आपको पता है IISc को काफ़ी अच्छी रैंक मिली है इसमें, है ना, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है. लेकिन हम किस में खरा नहीं उतर पा रहे हैं, एकेडमिक स्टैंडिंग में, टीचिंग कैपेसिटी में, लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. ठीक है, तो हम इसमें नहीं कर रहे हैं. सबसे जो टॉप पे आई है वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉलोड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड आई है. ठीक है, अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो भी देखना ज़रूरी है, वो क्या होता है. तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बेनिफिट्स जो भी इस स्कीम के तहत आएगा तो उसको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू गेट एडिशनल फंडिंग अप टू 1000 करोड़. ठीक है, एडिशनल फंडिंग मिलती है. कंप्लीट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको होती है. ठीक है, कंप्लीट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको होती है, जिनको ये स्कीम के तहत कवर किया जाता है. एंड एग्जम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल्स फ्रॉम academic collaborations with foreign higher educational institution, फ्रीडम टू हायर पर्सनल फ्रॉम इंडस्ट्री. ठीक है, तो ये कहीं से भी मतलब इंडस्ट्री से पर्सनल को हायर कर सकते हैं और आउटसाइड इंडिया से भी ये फैकल्टी को रिक्रूट कर सकते हैं, ये भी फ्रीडम होती है. 25 ऑफ इट्स फैकल्टी स्ट्रेंथ फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन. ठीक है, लिमिट ये है. फ्रीडम टू हैव ओन ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड सिस्टम, अपना खुद का होता है. जैसे बहुत सारे मतलब इंडिया में जो होता है मेनली वो UGC के द्वारा होता है ना, NTA के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होते हैं, UGC करता है रिलीज यूनिवर्सिटी कमीशन, तो यहाँ पे उनका इंटरवेंशन नहीं होता है ना. फ्रीडम टू एडमिट एडिशनली foreign students on merit and freedom to offer courses within a program as well as to offer degrees in your. तो ये सारे आप देख सकते हो कि उनका कोर्स स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस विद नो UGC मैंडेटेड करिकुलम स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यही था. एंड फ्रीडम टू ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज एज पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम बट नॉट मोर देन 20% ऑफ द प्रोग्राम. तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंस्पेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस. ठीक है, तो UGC के जो इंस्पेक्शन होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था. PIB से ये मैंने लिया था. ओके, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है सेशन तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और शेयर विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, ये आप ज़रूर कीजिएगा. और सबसे पहले टू फैक्ट चेक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, INB PSU फ्लोट्स अ टेंडर. ठीक है, तो जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है, BECIL, ये क्या है, CPSC है. CPSC मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है. किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत एक CPSC है जिसका नाम क्या है, BECIL ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड. तो इन्होंने एक जो भी टेंडर है वो एजेंसीज़ को मतलब एक प्रोवाइड किया है, सोल्यूशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू फैक्ट वेरिफिकेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन डिटेक्शन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो काफ़ी सारी जो फेक न्यूज़ जो सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे मतलब काफ़ी जो फेक न्यूज़ आती है, तो इन्होंने क्या बोला है कि मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो मैंडेटेड दैट बिडिंग फर्म्स मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई की इन्फ्लुएंसर्स बिहाइंड दिस इन्फॉर्मेशन and their geolocation. This cyber law and other fake news dispelling experts said opens up avenues for illegal surveillance by the government and was akin to witch hunt. तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ बोला जा रहा है कि अब सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता है कि फेक न्यूज़ है क्या और मतलब व्हाट्स फेक एंड व्हाट्स रियल, है ना. तो इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते हैं कि क्या एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड चेक्ड एंड इट डज ओपन एन ईजी एवेन्यू फॉर इलीगल और अनएथिकल सर्विलेंस. तो सबसे पहले तो ये डिफाइन करना होगा कि फेक न्यूज़ है क्या. एंड BECIL ने मतलब इसका कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया इस बात पे कि क्या है मिस इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है. और बाकी का मतलब
यही है कि पहले भी जब 2018 में जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने जब मॉब लिंचिंग हुई थी, है ना, आईटी मिनिस्टर रविशंकर थे, तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू पुट टेक्नोलॉजी टू बेटर यूज टू कब फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो अभी भी मतलब इस पर काम हो रहा है। पीआईबी का मतलब पीआईबी क्या करता है, स्टिल डज अ फैक्ट चेक based on any news or report that comes in traditional media or otherwise any report that goes viral, है ना। तो पीआईबी क्या करता है, उसका फैक्ट चेक ज़रूर करता है। एंड सोशल मीडिया इज़ डिफरेंट। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन फेक न्यूज़ गाइडलाइंस। तो यही है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है इंडिया चाइना से रिलेटेड, तो चाइना इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम है, तो वो बोल रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन ऐसा मतलब कुछ खास नहीं हो रहा है। मतलब चाइना का वही है कि 1 स्टेप बैक एंड 2 स्टेप फॉरवर्ड वाला, है ना, कि 1 कदम पीछे तो 2 कदम आगे भी वो रखते हैं। तो इसी टाइप का है। और तो फिर अभी मतलब बोल रहे हैं कि पॉसिबल मतलब विड्रॉल वहाँ से हो सकता है, गलवान और हॉट स्प्रिंग रीजन से। और जो डिविजनल कमांडर हैं, तो उनकी भी मीटिंग आज होने वाली है, ठीक है। लेकिन मतलब वो भी है, दोनों को क्या वेरीफाइड करते रहना होगा कि ऐसा हो भी रहा है डिस्कलेशन या फिर नहीं हो रहा है। डिवीजन लेवल कमांडर्स ऑफ द 2 आर्मीज आर शेड्यूल्ड टू मीट वेंसडे, आज मिलेंगे। एंड डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में टेक वीक्स। फिजिकल वेरिफिकेशन एज वेल एज सैटेलाइट इमेजरी विल हेल्प अस इन कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें देखना है। बाकी को आपको पता है 14 कॉप्स जो कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ जियांजिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर मेजर जनरल लियू लिन जो थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक टॉक जो हुई थी चोल्सलू मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पे। तो वहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आया था कि बातचीत करने को तैयार हैं और ऐसे ही अपने जो डिस्प्यूट है वो सुलझा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा इंडक्शन हो गया है, जो डेफ्थ एरियाज़ है, क्या क्या वो वहाँ पे मतलब उन्होंने डिप्लॉय कर दिए, फाइटर बॉम्बर्स, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस रडार्स, और इंडिया भी ऑल्सो डिप्लॉयड मेजर एसेट्स। तो ये चीज़ बोला है हमने, जैसे कि जो फ्रंट लाइन टू मिरर द चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट है, उन्हीं के आसपास हमने भी किया हुआ है ना। तो हम भी वहाँ पे नहीं हटा रहे अपना डिप्लॉयमेंट। एंड द 2 साइड्स अग्रीड दैट ट्रूप्स वर इन्वॉल्व इन फेस ऑफ एट 5 लोकेशन। तो पेट्रोल पॉइंट्स 14, 15, 17 एंड जो फिंगर एरिया है ऑफ पेंगोंग सो, चूशुल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्टैंड ऑफ यहाँ पे चल रहा है। एंड पेंगोंग सो वेयर चाइनीज़ ट्रूप्स आर नॉट अलाउइंग इंडियंस पेट्रोल्स बियॉन्ड फिंगर 4, है ना। तो हम फिंगर 4 से मतलब वो क्या नहीं कर रहे, आने ही नहीं दे रहे, मूवमेंट नहीं करने दे रहे इंडियन सोल्जर्स को। एंड इट इज़ 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ फिंगर 8, है ना, विच इंडिया सेज डिनोट्स द LAC। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग द इंडियंस टोल्ड द चाइनीज़ दैट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमने भी साफ साफ ये बोल दिया है कि जो भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी थी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड से, दैट विल कंटिन्यू एज इट इज़ वेल विद इन द इंडियन बाउंड्री। तो ये हमारी ही बाउंड्री के अंतर्गत है और हम इसको कंटिन्यू ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, NCW से रिलेटेड ये न्यूज़ थी, जो प्रेग्नेंट मतलब महिला को नहीं जाने दिया था एंड शी डाइड, है ना। 8 more earthquake sensors to be installed in NCR। तो कल ही हमने एक अच्छा खासा आर्टिकल डिस्कस किया था, अर्थक्वेक से रिलेटेड था, काफ़ी सारी मतलब उसे आप एक बार खुद से भी पढ़िएगा, काफ़ी उसमें फैक्ट्स हैं जो मतलब मुझे भी पता नहीं थे कि दिल्ली में मतलब सिंगल प्लेट है या क्या है ना, नहीं तो पता थे। वो जनरली ऐसे न्यूज़पेपर से पता चलते हैं जब, या फिर जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल हो तो उसको पता रहेगा। तो यही चीज़ उसमें बोली गई थी कि जो मतलब डिटेक्शन था, डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक किस पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी सिस्मोमीटर्स वगैरह लगाए रहते हैं ना। तो अभी जैसे हमारी कंट्री में 115 डिटेक्टर्स इंस्टॉल थे, जिसमें से बोला गया था 16 जो है दिल्ली में ही है। तो ये चीज़ था। और अभी ये बोला चला 8 more earthquake sensors to be installed, है ना। तो प्रेजेंटली देयर आर 9 permanent earthquake sensors और detectors installed in NCR and 10 in Delhi, 3 of which were installed recently, 2 were installed after May 29। तो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि अभी ये रिसेंट में ही इंस्टॉल किए गए थे। तो this decision was taken recently as frequent sorry a fault is a, यहाँ से आप देख सकते हो, अ फॉल्ट इज़ अ फ्रैक्चर इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये था दे वुड हेल्प अस। तो ये सिस्मोमीटर जो है ये हमें क्या हेल्प करेंगे, दे वुड हेल्प अस फाइंड आउट विच अर्थक्वेक इज़ अ पार्ट ऑफ विच फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या है, इज़ अ फ्रैक्चर इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड मे रेंज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। अब ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द रॉक ऑन वन साइड ऑफ द फॉल्ट स्लिप्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं और काफ़ी सारे जो हैं फॉल्ट्स हैं अराउंड दिल्ली, इंक्लूडिंग द महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट एंड मथुरा फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट एंड द दिल्ली हरिद्वार रिज, ठीक है। बाकी का जो महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट है एंड द दिल्ली हरिद्वार रिज आर वेरी क्लोज एंड पैरेलल टू ईच अदर।
and installing more sensor would help in tracing the earthquake to the फॉल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है। बाकी के मतलब जो कल हमने डिस्कस किया था वो यही चीज़ें की थी कि साइंटिफिकली मतलब क्या है, अर्थक्वेक्स ऑफ जो मैग्नीट्यूड 4 के होते हैं या फिर बिलो होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। लेकिन अगर जो ज़्यादा के होते हैं मतलब जो 8 मैग्नीट्यूड या फिर 6 मैग्नीट्यूड का होता है तो उसकी जो थी हिरोशिमा में जो एटम बम हुआ था है ना, तो उसकी कैपेसिटी बताई हुई थी कि उतनी ही होती है उसकी। एक हमने टर्म पढ़ा था फोर शॉक्स, ठीक है। तो फोर शॉक्स क्या होता है, फोर शॉक्स मतलब जब भी कोई बड़े इवेंट होते हैं, ऑल दी स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट हैव अकर्ड इन दैट रीजन इन द नियर पास्ट आर क्लासिफाइड, ठीक है, एज फोर शॉक्स। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बाकी का हमने देखा था कि मतलब ऐसा अगर अर्थक्वेक हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा तो मतलब वो नहीं है कि हम उससे इवैक्यूएट कर लें सारे लोगों को एक साथ, है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होने चाहिए और वी शुड फॉलो प्रिस्क्राइब ड्रिल्स व्हेन एन इवेंट हैपन्स, है ना। तो यही सारी चीज़ें उसमें की कही गई थी। बाकी आप एक बार उसको ज़रूर आप पढ़िएगा, अर्थक्वेक से रिलेटेड जो आर्टिकल है। तो ये असम OIL ओन्ड वेल कैचेस फायर ऑन 14th डे ऑफ नेचुरल गैस लीक। तो यहाँ पे जो ये कुआं था इसका, तो इसमें यहाँ पे आग लग गई, ठीक है, गैस लीक, नेचुरल गैस लीक की वजह से। तो यहाँ पे मतलब मेन जो रीजन है वो कहाँ है, असम का डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा आपको मगोरी मोटापुंग वेटलैंड, ठीक है, मगोरी मोटापुंग वेटलैंड। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसको IBD घोषित किया गया है। IBD मतलब इम्पोर्टेंट बर्ड क्या बोलते हैं, बर्ड डे, IBA, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऐसे बोलते हैं। तो जहाँ पे मतलब सोचो IBA डिक्लेयर्ड है ये मगोरी मोटापुंग वेटलैंड, तो कितने सारे यहाँ पे जो वल्नरेबल जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो सब वो भी उनकी भी डेथ हो गई है ना। तो वो तो उसको तो काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी के जो यहाँ पे असम डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्पीसीज़ थे एनिमल्स प्लांट्स के, तो वो सब इफेक्ट हुए हैं इससे। नियरली 3000 पीपल फ्रॉम बागान वर इवैक्यूएटेड एंड एटलीस्ट 1 डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की और जो बाकी के और जो फ्लाइंग स्क्विरल वगैरह है, फिशेज़ हैं, वो भी उनकी भी मृत्यु हुई है, ठीक है, गैस कंडेंसेशन की वजह से। स्पिल टू एज फार एज 5 किलोमीटर। इट इज़ अ बिग फायर बट इट इज़ ओनली अराउंड द प्लिंथ एरिया ऑफ द वेल। तो ये इनका कहना है यहाँ पे। और बाकी का मतलब वही है कि जो भी मतलब यहाँ पे जो मेंटेनेंस प्रॉपर ना हो पाना और साथ में जो भी जो टेक्निकल फॉल्ट्स थे, इंस्पेक्शन का प्रॉपर नहीं होना, तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो सिंगापुर से भी इन्होंने यहाँ पे बुलाया हुआ है एक टीम को जो भी कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हाउ टू बी फ्रेंड्स इन डीड, ठीक है। तो ये नेपाल इंडिया रिलेशंस के बारे में ही है कि मस्ट बी डोमिनेटेड बाय अपॉर्चुनिटी ऑफ द फ्यूचर। तो हमें मतलब फ्यूचर्स के बारे में जो हमें नए नए अवसर मिलेंगे उसके बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे पास्ट में क्या था वो नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो अभी जो नई रोड थी मानसरोवर मई 8 को जो हमने डिक्लेयर की थी ऑफ अ ग्लोबल पेंडेमिक बाय इंडियाज़ डिफेंस मिनिस्टर, मतलब कोरोना वायरस के बीच में हमने ये डिक्लेरेशन भी किया था। तो यही चीज़ बोला गया है कि a section of road passes through the territory of Nepal and links with the Tibetan autonomous region, ठीक है। तो TAR रीजन से ये जाती हुई चाइना के पास से थ्रू दी लिपुलेख पास इन नेपाल, ठीक है। और 1816 में जो सुगोली ट्रीटी हुई थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, तो वहाँ पे ऑल द टेरिटरीज ईस्ट ऑफ द काली महाकाली रिवर इंक्लूडिंग लिपियांदुरा, कालापानी, लिपुलेख एट द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ नेपाल ऑन इट्स साइड, ठीक है। तो ये इसी ट्रीटी का मतलब बार बार बोलता है नेपाल। एंड द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल, इंडिया एंड चाइना इंटरसेक्ट इन दिस एरिया। एंड 1961 में नेपाल चाइना ने एक फिक्स्ड पिलर नंबर 1 जो था टिंकर पास, ठीक है, टिंकर पास के पास में भी एक नंबर 0 जो था यहाँ पे ट्राई जंक्शन उन्होंने बनाया था, फिक्स किया था नेपाल इंडिया चाइना का। एंड लिपुलेख पास जो है 4 किलोमीटर है नॉर्थ वेस्ट एंड लिम्पियाधुरा के 53 किलोमीटर वेस्ट ऑफ टिंकर पास के, ठीक है। और जो डिस्प्यूट चल रहा है, एरिया हैज स्पेंड द लास्ट 7 डिकेड्स, द इशू ऑफ इंडियन प्रेजेंस इन द एरिया केम आउट द फ्रंट लाइन ऑफ नेपाली पॉलिटिक्स। तो मतलब यही सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि सबसे पहले जो इशू था जब 1990 से नेपाल की पॉलिटिक्स में मतलब ये स्टार्ट हुआ, और उस टाइम से ये फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। और प्राइम मिनिस्टर जो थे सुशील कोइराला, तो उन्होंने बाद में इशू को और भी ज़्यादा रेज़ किया, है ना। तो वहाँ पे जो काला पानी और सुस्ता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट्स देखने को मिले थे। और अभी जो है 2015 में
Modi visited China. Two countries agreed to enhance border areas cooperation and transform the border into a bridge of cooperation and exchange. ठीक है, एट लिपू लेक पास। तो यही हमारे पास हुआ था। तो अब इससे नेपाल को ये आपत्ति हुई कि आपने हमारे मतलब विदाउट आर कंसेंट आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। आपको दोनों ही कंट्रीज़ को जो है करेक्शंस करने होंगे, जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर खरा उतर के आपको ये रिजेक्ट करना होगा। तो जॉइंट स्टेटमेंट जब आया था उनका इंडिया और चाइना का, तब नेपाल ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, लिपू लेक पास एज वन ऑफ द 6 passes थ्रू विच ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स ऑफ बोथ कंट्रीज़ में ट्रैवल। तो ये चीज़ है। नेपाल ने फिर न्यू पब्लिक जो एक पॉलिटिकल मैप था जिसमें उसने लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपू लेक जो अभी एट प्रेजेंट हमारे जो पिथौरागढ़ रीजन में आता है उत्तराखंड के, तो उसको मेंशन कर दिया है ना। तो चीफ ऑफ जो इंडियन आर्मी है तो उन्होंने से बोला कि बिहेस्ट ऑफ समवन, कि मतलब जिसके पास मतलब खुद का ऐसा दिमाग नहीं होता या वो खुद ही दूसरों के कहने पे मतलब ये चीज़ करता है ना। तो ये चाइना को सीधा सीधा बोला जा रहा था कि चाइना ने ऐसा प्रेशर किया नेपाल पे, तो उसने इसकी वजह से मतलब ये पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया है ना। तो नेपाल में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इसका कि नेपाली जो है काफ़ी इंडिपेंडेंटली वो जीते हैं, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए इंडिया को। और सबसे मेन जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है, हमारी काफ़ी अच्छे रिलेशन है हर चीज़ में नेपाल के, अगर हिस्टोरिकल रिलेशन देखें या फिर कल्चरल, लेकिन जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। सबसे पहले बायलैटरल रिलेशंस में है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप्स जो है वो हैंडल करती है ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप, है ना। तो यही चीज़ इसमें बोला गया। और बाकी का यही कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक मेक नेपाल एंड इंडिया नेचुरल पार्टनर शेयरिंग वाइटल इंटरेस्ट इन ईच अदर्स फ्रीडम, इंटीग्रिटी, डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस। पीपल टू पीपल रिलेशंस आर यूनिक स्ट्रेंथ्स ऑफ बायलैटरल रिलेशन। एंड जवाहरलाल नेहरू ने भी 1950 में बोला था कि वी डिज़ायर अबव ऑल अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट नेपाल, है ना। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला था कि अगर नेपाल हैप्पी नहीं है, नेपाल इज़ अनहैप्पी विद द डेवलपमेंट्स एट द बॉर्डर, तो हाउ कैन इंडिया बी हैप्पी इफ़ नेपाल इज़ अनहैप्पी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और यही सब बोला गया कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड डायलॉग्स होने चाहिए, और लेकिन जो अभी हो नहीं रहे हैं ना, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो यही चीज़ है। और नेपाल मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो सपोर्ट चाहता है, तो काफ़ी वो अपने को मतलब इंडिपेंडेंट ही वो घोषित करना चाहते हैं। राइटिंग अ रॉन्ग में यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म है, यूएस कॉल्स फॉर हार्ड वर्क ऑफ रिबिल्डिंग सिस्टम नॉट डिसमेंटलिंग देम। तो यही चीज़ बोली गई है कि जो मतलब यहाँ पे पैंडमिक के दौरान भी पुलिस की जो ब्रुटैलिटी थी उसके कारण पूरे देश भर में यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। पहले मिनियापोलिस जो इनका प्रोविंस है वहाँ पे हुए, मिनीसोटा, उसके बाद पूरे देश भर में ये हो गए, है ना। लोगों को मतलब अपनी जान की परवाह नहीं थी, बट वो इसका करने के लिए गए विरोध। एंड बट जो वाइट हाउस है तो उन्होंने इस प्रोटेस्ट को मतलब एक अलग तरीके से देखा। उन्होंने बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, जबकि सारे लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो वहाँ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो कमियाँ हैं रेस और कलर को लेके, तो वो सब लोगों को मतलब इस वजह से एंगर और काफ़ी टाइम से गुस्सा था, है ना, इस बात को लेके। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि ट्रू चेंज कैन ओनली कम थ्रू सस्टेन रिफॉर्म दैट इज़ बोथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन एंड इट्स कॉन्स्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस। अगर यूके की बात करें तो यूके में भी पुलिस रिफॉर्म हुए थे, पुलिस रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2011 बना था। तो यहाँ पे इन्होंने जो पुलिस थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल बना दिया था लोकल कम्युनिटीज़ के प्रति, ठीक है। यूएसए में भी अभी ट्यूसडे को ही जो डेमोक्रेट्स हैं तो उन्होंने एक कांग्रेस में एक पुलिसिंग एक्ट पास किया। तो इसमें यही चीज़ बोला गया है कि मतलब it is much easier to prosecute police for misconduct, bans choke holds and address racism. It also makes body dash cams compulsory and bans the sale of military weapons to police department. तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक वेलकम स्टेप है अगर ये ऐसे पास हो जाता है लॉ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने क्या किया, तो व्हाट हैव यू डन में बस यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मतलब जो पीएम और सीएम की वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो इसमें जो विपक्ष के लोग हैं तो उनको मतलब ये चीज़ बोला गया कि हम मतलब इतने जो रिलीफ पैकेज है वो सारी चीज़ें दी हमने, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, माइग्रेंट क्राइसिस को हम हैंडल कर रहे हैं ना, लेकिन आप वहाँ से जो है अपोजिशन हो मतलब अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हो, ये सारी चीज़ें बोली गई। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि अपोजिशन की भी अगर हम बात करें तो जिस जिस स्टेट में मतलब जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है जैसे केरला है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं। जैसे पिनराई विजयन जो वहाँ की गवर्नमेंट है, सीएम है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिमार्केबल, उन्होंने जो अपना हेल्थ सिस्टम है मोबिलाइज़ कर रहे हैं स्टेट को,
डीपली एंड वेल ट्रेन पर्सनल इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उद्धव ठाकरे भी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, जबकि हैवीएस्ट जो केस लोड है वो हो चुका है, फिर भी वो जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ की शॉर्टेज के बाद भी वो काम कर रहे हैं। पार्किंग लॉट्स और सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर स्टेट डीलिंग विद इन्फेक्शन सर्ज, है ना। फिर पंजाब भी अच्छा कर रहा है काम, नांदेड़ जो इंसिडेंट हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद भी राजस्थान छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे मतलब अपोजिशन को ऐसे अगर आप उंगली कर रहे हो अपोजिशन पे, तो वो आपकी क्या दिखाती है, ब्लेमिंग अपोजिशन इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। और गवर्नमेंट को मतलब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट शुड बी आस्क मैनी मोर क्वेश्चन एंड इट मस्ट बी फोर्स टू गिव मैनी मोर आंसर, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, वाई इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स आर राइजिंग, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिजर्व क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया के, एंड वाई दे मैटर इन अ क्राइसिस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो फॉरेस्ट रिजर्व पता होना चाहिए, होता क्या है फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व्स आर external assets in the form of gold, SDR, special drawing rights of the International Monetary Fund, and foreign currency assets and foreign direct investment and external commercial borrowings accumulated by India and controlled by the Reserve Bank of India, ठीक है। तो जो भी मतलब किसी भी देश में जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, तो उसमें 4 एलिमेंट होते हैं मेनली। मैं आपको बेसिक मतलब अगर बता दूं, तो एक तो क्या होता है, जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं उसमें मतलब या तो शेयर के रूप में हो वो फॉरेक्स रिजर्व, या फिर बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, ठीक है, ये सब होते हैं। दूसरा एलिमेंट उसमें क्या होता है कि जो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड रिजर्व होते हैं, गोल्ड रिजर्व के रूप में होते हैं। थर्ड होता है रिजर्व ट्रेंच, ठीक है। रिजर्व ट्रेंच जो होता है IMF के द्वारा होता है। मतलब IMF को क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज़ अपने जो भी मतलब पैसे वगैरह होते हैं वो देती हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे रिजर्व ट्रेंच जो है काम आता है कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। फोर्थ जो है एलिमेंट वो क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, जो अभी हमने देखा है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में भी ये IMF ने 1969 में ये रिलीज़ किया था, ठीक है, इंटरनेशनल जो रिज़र्व होगा ये मनी का, उसके लिए। तो बाकी आपको वो भी पता होगा कि बास्केट ऑफ करेंसी में मतलब जितनी भी जो करेंसी है वो कौन कौन सी है, वो 5 कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो है, जैसे US डॉलर हो गया, और यूरोप का यूरो, और चाइनीज़ जो रेनबी है, जापानीज़ येन एंड ब्रिटेन का पौंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी ये चीज़ बोला जा रहा है कि अभी क्यों मतलब इतना स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में, कंट्री में, है ना। बाकी सारे GDP ग्रोथ के अभी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला जो काफ़ी टाइम से, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सब कुछ मतलब स्टैंड स्टिल पे है, फिर भी हमारा जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो क्यों बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन एन इंडियन स्टॉक एंड FDIs। तो फॉरेन इन्वेस्टर हैड एक्वायर्ड स्टेक्स इन सेवरल इंडियन कंपनीज इन द लास्ट 2 months एंड आफ्टर पुलिंग आउट ₹60,000 crore फॉर ईच फ्रॉम डेट एंड इक्विटी सेगमेंट्स इन मार्च, FPI हु एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड इन। तो यही मतलब मेन रीज़न है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का। एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सही होगा। गवर्नमेंट एंड द RBI इज़ मैनेजिंग इंडियाज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है, जब भी हम मतलब अभी देख रहे हैं। एंड व्हाट डज़ द RBI डू विद फॉरेक्स रिजर्व, तो ये आप देख सकते हो कि RBI क्या कर सकता है फॉरेक्स रिजर्व को। RBI को ही क्या बोला जाता है, कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, एंड ऑपरेट्स विद इन द ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीड विद द गवर्नमेंट, ठीक है। और RBI क्या करता है, डॉलर्स को जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो एलोकेट भी करता है। एंड वेयर आर इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व केप्ट, तो RBI एक्ट जो 1934 का था वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिजर्व डिफरेंट फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड में एक तो US में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पैंडेमिक भी चल रहा है। नॉर्थ कोरिया मूव्स टू ऑफ ऑल कम्युनिकेशन विद साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये है पूरे मतलब कट ऑफ करना चाहता है नॉर्थ कोरिया। एंड न्यूजीलैंड जो है कोविड फ्री कंट्री बन गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।